बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर लास्ट 2 इयर्स के। तो यहाँ पे बस उन्हीं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के रिलेटेड थ्रू उन करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो रिलेवेंट होते हैं हो सकते हैं आपके आने वाले यूपी एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। एज मतलब अभी के अकॉर्डिंग लेटेस्ट आज की डेट में हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। कितने टाइगर रिजर्व अभी इंडिया के अंदर हैं रिकॉग्नाइज्ड? तो वो है 58। देखो आज की डेट में 58 है, कल एक और कोई नया एडिशन आता है तो डेटा चेंज हो सकता है। एक दो जितना भी गवर्नमेंट एनटीसीए नया प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर नया रिकॉग्नाइज करेगी तो डेटा बढ़ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ इट्स डेटा इज 58। तो इस तरीके के एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब डेटा बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पीसेस पूछता है। आप फिर पुराने एग्जाम उठा के देख लेना और अपना एनालाइज करके देख लेना। कोचिंग्स के मटेरियल में भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। तो हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर करंटली अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया? द नंबर इज 58। एंड लिटिल बिट नॉलेज अबाउट दिस लाइक प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो टाइगर है इंडिया का, उसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या, आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो उसका आईयूसीएन स्टेटस है इंडिया के अंदर इंडेंजर्ड। ठीक है। और इंडिया के अंदर अराउंड अराउंड 70% वर्ल्ड के टाइगर रहते हैं पॉपुलेशन, मतलब इंडिया मेजोरिटी ऑफ द टाइगर्स इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं वर्ल्ड के। ठीक है। और स्टेटस क्या आईयूसीएन इंडेंजर्ड है। और टोटल जो अपने टाइगर रिजर्व हैं कंट्री के अंदर 58 है एज ऑफ नाउ। तो ये तीन डेटा आप याद रखोगे क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। आईयूसीएन स्टेटस पे क्वेश्चन बन सकता है और इसके टोटल आयुष सॉरी ये व्हाट आई मीन टू से दिस टाइगर रिजर्व कितना है, संख्या कितनी है उसकी, उस पर बन सकता है। और दूसरा ये इंडिया के अंदर कितना टाइगर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब 70% इंडिया के अंदर ही रिसाइड करते हैं। तो और उसमें भी एक और तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि मेजोरिटी जो इंडिया के अंदर जो 70% टाइगर है उसमें से भी सबसे ज्यादा टाइगर किसके अंदर है? वो सबसे ज्यादा मिलते हैं एमपी के अंदर। उसके बाद मिलते हैं कर्नाटक के अंदर। मतलब कर्नाटक और उत्तराखंड में थोड़ा ही फर्क है। जैसे यहाँ पे 563 यहाँ 560 है, तो दो तीन का ही फर्क है। तो अगर एमसीक्यू आएगा कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ लाइक नंबर ऑफ टाइगर्स रिसाइडिंग, तो एमपी सबसे ऊपर आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर उत्तराखंड आएगा। ठीक है जी। चार चार क्वेश्चन बनते हैं इनकी स्ट्रेंथ पे, दूसरा इंडिया के अंदर कितना परसेंट पाया जाता है और उसका आयोजन स्टेटस पे, और टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया। नेक्स्ट एमसी हो जाता है कि जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है जिससे संख्या 58 हो गई है, वो कौन सा किया गया है? मतलब मार्च के अंदर ही एक नया टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है इंडिया में, इंडिया के अंदर। तो वो किया गया है एमपी के अंदर माधव टाइगर रिजर्व। तो एमपी के अंदर माधव टाइगर रिजर्व किया गया है। अब एक यहाँ से भी एक और क्वेश्चन निकलेंगे। माधव टाइगर रिजर्व बनने के बाद एमपी के अंदर, मतलब एमपी के अंदर ही सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। एमपी वो स्टेट है जिसके अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। और ये इसके एक और एडिशन माधव टाइगर रिजर्व आने के बाद 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं इसमें। तो ये एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। और प्रीवियस इससे पहले एक और टाइगर रिजर्व ऐड किया गया था जब 57 संख्या बढ़ी, मतलब 56 से 57 हुआ था, उसको ऐड करने से वो रतापानी टाइगर रिजर्व था। वो 57 हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में इसको ऐड किया गया था। ये रतापानी ऐड किया गया था और इसके बाद ये माधव टाइगर रिजर्व आया है। तो ये दो ऐड करने के बाद 58 टोटल संख्या हो गई है। एमपी के अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि जो इंडिया का पहला नेशनल रिवर डॉल्फिन सर्वे हुआ है ना डॉल्फिन को लेके, तो उसके अंदर टोटल एस्टिमेटेड नंबर कितना है? मतलब जो कितना जो सर्वे के बाद जो संख्या निकल के आई ना नंबर ऑफ डॉल्फिन की, वो कितनी है? वो है 6327 में। मतलब इतना टोटल संख्या जो सर्वे के अंदर एनालाइज करने के बाद मतलब काउंटिंग के बाद 6327 के अराउंड अराउंड निकल के आया है। और इसमें इसका एक ब्रेक डाउन करते हैं तो 6324 गंगेश डॉल्फिन है जो गंगा रिवर के अंदर मिली है। और इसका ये डॉल्फिन है जो इसका एक साइंटिफिक नेम है प्लेटेंसिटा गेंगेटिका। ठीक है। मेजोरिटी किसके अंदर है? गंगा डॉल्फिन के अंदर। और दूसरा तीन डॉल्फिन मिली है इंडस रिवर के डॉल्फिन के अंदर, और उसकी इंडस की ट्रिब्यूटरी ब्यास रिवर पंजाब में। तीन यहाँ पे हैं और 6324 वहाँ पे हैं अपने गंगेश डॉल्फिन में। अब इसके अंदर भी एक और इसमें एक और इम्पोर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है कि इसको कंडक्ट किसने कराया, जो सेंसस कंडक्ट कराया वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया है नेशनल मिशन ऑफ क्लीनिंग गंगा के साथ मिलकर और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। ये तीन नाम आपको याद रहने चाहिए क्वेश्चन कन्वर्ट। और एक कुछ और डेटा भी जान लेते हैं। जैसे गंगेश डॉल्फिन में भी सबसे ज्यादा डॉल्फिन किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरे नंबर पे बिहार के अंदर। तीसरे पे वेस्ट बंगाल के अंदर और चौथे पे असम के अंदर। ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश से आगे बिहार, बिहार से आगे वेस्ट बंगाल। ये आपको एक सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए। ठीक है। और गंगा की मेन स्ट्रीम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फिर ट्रिब्यूटरीज के अंदर गंगा की। उसके बाद ब्रह्मपुत्र के अंदर 584,
और ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूट के अंदर 51 और ब्यास के अंदर 3। ये एक फर्दर ब्रेक डाउन है। 6327 टोटल संख्या है उसका, फर्दर एक ब्रेक डाउन। ठीक है, मतलब स्टेट वाइज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, बिहार में उससे कम, बंगाल वेस्ट बंगाल में उससे कम। ठीक है, और रिवर सिस्टम के बेसिस पे देखेंगे, गंगा के मेन स्ट्रीम में सबसे ज्यादा है, फिर ट्रिब्यूटरी के अंदर है, फिर ब्रह्मपुत्र की मेन स्ट्रीम के अंदर, फिर उसकी ट्रिब्यूटरी के अंदर, और फिर लास्ट में ब्यास के अंदर। मतलब ये क्या किया गया, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र तीन रिवर सिस्टम्स के अंदर उनकी कैलकुलेशन की गई है। उसके बेसिस पे इसका एस्टिमेट दिया गया है 6327 का। और कंडक्ट किसने कराया था, अभी बताया था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल मिशन ऑफ किंग गंगा और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने साथ में मिलकर। अगर इसके आयुषिन स्टेटस की बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से भी कन्वर्ट होता है, तो वो है इंडेंजर्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टाइगर का बताया था, वो भी इंडेंजर्ड था, और ये अपने रिवर डॉल्फिन का भी इंडेंजर्ड ही है। ठीक है, मेजोरिटी भी बताया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, मतलब जो व्हाइट टाइगर है उसके ब्रीडिंग के लिए एक सेंटर खोला गया है इंडिया के अंदर। वो किस जगह पे खोला गया है, वो खोला गया है कि गोविंदगढ़, रीवा, रीवा एमपी के अंदर। ये गोविंदगढ़ प्लेस है रीवा के अंदर, उस पे ये खोला गया है। ठीक है, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर क्यों खोला गया है, क्योंकि वहीं पे पहली बार जो व्हाइट टाइगर देखा गया था ना, इसलिए उसको वहां पे खोला गया। सेंट्रल टू अथॉरिटी ने इसको अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, रीवा इज द लैंड ऑफ मोहन, द लास्ट वाइल्ड टाइगर कैप्चर्ड इन 1951। मतलब जो मोहन जिसको नाम दिया गया था, उसका ये एक मतलब हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ पे पहली बार ये टाइगर जब मतलब टाइगर देखा गया था, व्हाइट टाइगर। ठीक है, और व्हाइट टाइगर इसको पैंथेरिया टिग्रिस टिग्रिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है अपना, फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर पीपीपी मॉडल। पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर फर्स्ट ग्रीन वेस्ट, मतलब जो ग्रीन जो वेस्ट होता है ना, जो मतलब जो ग्रीन बायोलॉजिकल वेस्ट है जिसको डिकम्पोज हो सकता है, उसका प्रोसेस करके उसको कोई रीयूजेबल फॉर्म में बनाना, कहाँ पे इसका एक प्लांट लगाया गया है। पहला ये लगाया गया है इंदौर के अंदर, एमपी इंदौर। ठीक है, और अब कैसे प्रोसेस कराएगा, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें एक फैसिलिटी डेवलप की जा रही है कोलैबोरेशन करके इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके साथ एक प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है ये प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। अब इसमें क्या होगा, ग्रीन वेस्ट होगा ना, जैसे वुड, ब्रांचेस, लीव, फ्लावर, उनसे कन्वर्ट कराया जाएगा वुड के पैलेट्स बनाने में, सॉ डस्ट बनाने में, और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू कोल और मटेरियल पैकेजिंग, फर्टिलाइजर, फर्नीचर से बायोडिग्रेडेबल पैलेट्स, इस सब में इसका यूज किया जाएगा। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, वो ग्रीन वेस्ट है, उनका रीयूजेबल फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना, या फिर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करना, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एमिशन वगैरह का रिडक्शन किया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, लार्जेस्ट वर्ल्ड का आइसबर्ग है A23A। ये ओरिजिनली जो फिल्कनर रोने आइस शेल्फ से कट डाउन हुआ था, अभी ये रिसेंटली कहाँ पे देखा गया है, मतलब इसकी लोकेशन ये मूव होता जा रहा है, ये कहाँ पे देखा गया है, तो ये देखा गया है भाई साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पास। अब मैप में हम देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। साउथ जॉर्जिया आइलैंड, ये इससे कुछ 50 मील की डिस्टेंस पे देखा गया है। ठीक है, और ये अपना अंटार्कटिका से टूटा था, ये फिल्चरर रॉन आइस शेल्फ थी। ठीक है, ये अंटार्कटिका पेनिनसुला था, उसके अंदर ये थी। वहां से टूट के 2021 से स्टार्ट होते होते कुछ अराउंड यहाँ पे पहुंचा, वेडल सी में के आसपास, और ये साउथ जॉर्जिया के से अभी नियरेस्ट दिखाई दे गया है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस कैसे होता है, इम्पोर्टेंस क्या है कि जो रिसेंटली ना कि इसका ब्रेकिंग हो रहा है स्मॉलर चंक्स में, जिससे ये इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, जो वहाँ के पेंगुइन है और सील, जो वहाँ की एक मतलब ये प्रजाति है पेंगुइन और सील की, उनके जो मतलब लिवेबल हैबिटेट है ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तरीके से एनवायरमेंटल कंसर्न की तरह एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है ये। तो अभी उसकी करंट पोजीशन साउथ जॉर्जिया आइलैंड में। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा इसमें क्वेश्चन में, कि भाई ये जो A23 है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है ना, ये कहाँ से टूटा था, और ये जिस जिस आइस सेल्फ से टूटा है वो किसका पार्ट है। तो फिल्चरा रोने आइस सेल्फ वो पार्ट है अंटार्कटिका का, और ये यही मतलब ये इस साउथर्न ओशियन का एक पार्ट है। ठीक है, उसमें मतलब ये मूव कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, जिसका एक अदर नेम है रचना जलिंद्रा इंदिरा। ठीक है, अदर नेम भी आपको पता होना चाहिए कि बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई का अदर नेम क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ये। ठीक है, रिसेंटली ये रिकॉर्ड कहाँ पे की गई है, ये की गई है त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा में कहाँ पे, उसका भी पता लेते हैं। त्रिपुरा में सैफला जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अंदर इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार किया गया है, इससे पहले ये और जगह भी पाई जाती है,
जैसे कि अपना ये झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, बंगाल, बांग्लादेश वगैरह में भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि इसका अदर नेम क्या है और रिसेंटली इसको कहाँ पे पाया गया है। ठीक है, इस तरीके की कुछ दिखाई देती है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मतलब एक क्लाइमेट चेंज क्या एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है अपना, मतलब इससे दिखाई दे रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि जो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग विल बिकम ए डिजास्टर फॉर अस। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि विच ग्लेशियर इन नेपाल इज प्रोजेक्टेड टू वेनिस बाय 2040, मतलब 2040 तक एक नेपाल का एक ग्लेशियर है वो डिप्लीशन में के अंदर का चला जाएगा, मतलब वैनिश ही हो जाएगा एक तरीके से। वो काफी रैपिडली वो रिट्रीट कर रहा है। तो वो है याला ग्लेशियर। ठीक है, याला ग्लेशियर नेपाल के अंदर 2040 तक वैनिश हो जाएगा। और ये किस में पाया जाता है? लांगतांग वैली में पाया जाता है। अब इसमें मैप में थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे है। ये नेपाल का मैप है, ये लांगतांग वैली होगी यहाँ पे। ठीक है जी, लांगतांग वैली के अंदर ये याला ग्लेशियर मिलता है। इस मैप में के थ्रू भी ये दिखाया गया है, ये यहाँ पे ये याला ग्लेशियर है। ठीक है, नॉर्दर्न नेपाल के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि दो सिटीज को इंडिया को रिसेंटली फर्स्ट टू रिसीव वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन अंडर रामसार कन्वेंशन। रामसार का जो वेटलैंड का कंजर्वेशन का एक कन्वेंशन है, उसके अंदर दो इंडिया की सिटीज को रिसेंटली इंक्लूड किया गया वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के अंदर। एक्चुअली इंडिया ने 3 का प्रपोजल दिया था, भोपाल, उदयपुर, इंदौर, बट उसमें से 2 को ही एक एक्रेडिटेशन मिला है। वो मिला है इंदौर और उदयपुर को। ठीक है, भोपाल को क्यों नहीं मिला, और भोपाल के बारे में बाद में बात करेंगे क्यों नहीं मिला। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, नोट कर लेते हैं कि रिकॉग्निशन वाज पार्ट ऑफ ग्लोबल, जहाँ पे 31 सिटीज को ऐड किया गया था इस लिस्ट में, ये अपना वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के अंदर। अब इसके बाद टोटल संख्या जो होगी ना वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड वाइड, वो 74 सिटीज हो गई है। ठीक है, जो सिटी एक्रेडिटेशन मिला वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन का, तो वो 74 हो गई है। अब भोपाल को क्यों नहीं मिला? क्योंकि भोपाल में इकोलॉजिकल कंसर्न है लेके भोज वेटलैंड को, तो इसलिए उसको नहीं मिला। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है हमारा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे 2025 में दो नई रामसर साइट को रिकॉग्नाइज किया गया है, कीचन और मेनार, जो कि राजस्थान के अंदर मिलती हैं। तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इंडिया में अब कितना है? देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है। नई नई रामसर साइट आती जाती है तो नंबर चेंज होता जाता है, और ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जामिनर के लिए उस टाइम पे कितना है। तो ये है कि इन दो को ऐड करने के बाद 91 हो गया है। अगर अब किसी को दो, ये दो नहीं पढ़ता होंगी ना, तो पुराना डेटा लेके चल रहा होगा, वो 89 मार देगा। तो वहां पे क्वेश्चन आपका एक नंबर मतलब नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कट जाएंगे। बट आपको अगर अपडेटेड रहोगे तो अच्छा रहेगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चांसेस नहीं होंगे। तो खींचन और मीनार को ऐड करने के बाद इसका संख्या हो गया 91, और ये राजस्थान के अंदर दोनों पड़ती है। ठीक है, और खींचन में क्या है, ये फेमस है डेमोसिल्स क्रेन्स के लिए। एक मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने वाला हो जाता है। और मीनार क्या, बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन को फोकस किया जा रहा है। एक और अच्छा क्वेश्चन निकल के आएगा यहीं से कि ये दो ऐड किए ना, इसके बाद इंडिया लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट है इंडिया के अंदर, 91 रामसर साइट का, मतलब एशिया के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट इन दो को ऐड करने के बाद इंडिया के अंदर हो गई है। मतलब इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया है इसके ऐड करने के बाद, मतलब एशिया के अंदर हाईएस्ट और वर्ल्ड वाइड तीसरे नंबर पर। इससे दो कौन सी आ गए हैं वो बात कर लेते हैं हम। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इंपोर्ट, मतलब कंजर्वेशन पर फोकस करने वाले ईरान के अंदर इसको अप्रूवल दिया गया था 1971 में। एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल ट्रीटी एक तरीके से। ठीक है, इससे पहले 4 साइट को और इंक्लूड किया गया था फरवरी 2025 में। ये सकरकोटाई तमिलनाडु के अंदर, उसके बाद थेरा थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर, खेचोपलर्री सिक्किम वेटलैंड सिक्किम के अंदर, उदवा लेक झारखंड के अंदर, और ये झारखंड की पहली है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी है, ये उदवा लेक झारखंड का पहला साइट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट वर्ल्ड में कहाँ पे है, और कौन सी कंट्री सेकंड पे है? इंडिया तो थर्ड पे है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट है यूके में, और दूसरे नंबर पर आता है मैक्सिको, और इंडिया आता है तीसरे पे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, मतलब इंडिया के अंदर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें हाईएस्ट है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है। देखो हाईएस्ट है तमिलनाडु के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर पे 20 10। तो तमिलनाडु में 20, उत्तर प्रदेश में इसकी आधी 10। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। केन बेतवा लिंक का जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसका मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न क्या होता है? उसमें क्या होगा कि सबमर्जेंस के चांसेस हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व्स के। ठीक है,
जो दौधन डैम बनने वाला है ना, तो उसके बाद ये पन्ना टाइगर रिजर्व के हैबिटेट है जो उसका, उसमें तो टाइगर्स को मतलब उस एरिया का सबमर्जेंस का चांस है, तो ये एनवायरमेंटल कंसर्न है इस प्रोजेक्ट को लेकर। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है जो COP 16, जो COP 16 हुई है अभी UNCCD की, मतलब कन्वेंशन फॉर कम्बाइंड डेजर्टिफिकेशन, वो किस जगह पे हुई है, उसकी लोकेशन क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। ये भी पूछा जाता है लोकेशन कहाँ पे हुई है, इसकी आउटकम क्या थी। मेजर मेन पॉइंट जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको नोट करते जाना, और बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। PDF में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से अपना डाउनलोड करना फ्री पे, और अच्छे से रिवाइज करना। अब देखो, सक्सेस इज इन योर हैंड। आप जितना रिवीजन करोगे वही आपको सक्सेस दिलाने वाला है। एग्जाम जो एजुकेटर है वो कितनी बार मल्टीपल टाइम में पढ़ लो, किसी भी एजुकेटर से पढ़ लो, बट आप सक्सेस तभी होगे जब आप उसको बार बार रिवाइज करोगे। कहीं से एक जगह से कंटेंट उठाओ, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस वही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि ये हुई है रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये पहली बार हुआ है। ये मेन पॉइंट टू नोट डाउन हियर है कि ये मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन है जो अपना, उसके अंदर ये पहली बार कोई इस तरीके की UNCCD को की COP मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग 16, वो उसको मतलब होस्ट किया गया है। ठीक है, सऊदी अरबिया के द्वारा। और ये है क्या, लैंड मतलब डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए लैंड को रिस्टोर करना, ड्रॉट रेजिलेंस बनाना एरिया को, और डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना। और ये मीना मीना जो मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका वाला एक मेन पॉइंट आया था कि पहली बार कंडक्ट करा रहा है, तो मीना क्या है कि नॉर्थ अफ्रीका का जितना भी कंट्रीज है, और ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन। ठीक है जी। ये 18 कुछ कंट्री आती है इसमें, एक बार आप नोट डाउन इस तरह से देख सकते हो नाम वगैरह मैप में जाके। थीम क्या थी इसकी COP 16 की जो UNCCD की थी, रियाद में कंडक्ट कराई गई थी। तो भाई थीम क्या है, लैंड से रिलेटेड है। तो लैंड से क्या होगा, तो आर लैंड आर फ्यूचर, हमारी हमारी धरती हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, तो कंजर्व करो, रिस्टोर करो, डिग्रेड होने से बचाओ। तो अर्जेंसी क्या दिखाई थी, रिस्टोरिंग द डिग्रेडेड लैंड, इन्वेस्टिंग इन लैंड हेल्थ एज फाउंडेशन फॉर ग्लोबल रेजिलियंस। क्वेश्चन कैसे आएगा कि थीम क्या थी, बस वो याद होना चाहिए। ये मेजर इनिशिएटिव टारगेट इंडिया के अंदर लैंड डिग्रेडेशन को लेके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे, क्या मतलब उन्होंने क्या इनिशिएटिव बताया था इसको टारगेट करने के लिए, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। इन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लेके बात की है यहाँ पे। ठीक है, उसको रिस्टोर करने के लिए बात की है। तो 1.5 मिलियन हेक्टेयर का अरावली जो डिग्रेडेड लैंडस्केप है अक्रॉस 4 स्टेट, उनको रिस्टोर करने की बात की गई है। तो की हाईलाइट्स थोड़ा देख लेते हैं इंडिया के, जो जो इंडिया ने इनपुट्स दिए थे वहां पे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लैंड रिस्टोरेशन प्लेज लिया इंडिया ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को, एज बॉल चैलेंज के अंतर्गत। प्लांट फॉर मदर कैंपेन के अंदर वन वन 1+ बिलियन सैपलिंग्स प्लांट की जाएंगी। ठीक है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को लेकर भी बात की गई है। और दूसरा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी बात की है, कम्युनिटी लैंड लैंड रिस्टोरेशन, और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना फॉर रेजिलेंसी। ठीक है, दो नए बीचेस को केरला के अंदर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है भाई। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस इंडिया के अंदर 13 हो गए हैं। और वो दो कौन से केरला के बीचेस है जिनको ये अभी रिसेंटली मिला, वो बोला कपड़ और चल। ठीक है, 13 की लिस्ट आपको थोड़ा देखना पड़ेगी गूगल से। मैंने रिसेंट जो अपडेट है उस पर क्वेश्चन डाला क्योंकि एग्जामिनर इसी से पूछेगा। ये पूछ सकता है टोटल नंबर, वो मैंने आपको बताया 13 हो गया। और ये कौन देता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये देता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो टोटल कितना हो गया, 13 हो गया इसके एडिशन के बाद। किस बेसिस पे दिया जाता है कि भाई एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी हो गया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अच्छा होगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड हो गए, इको टूरिज्म होगा, एनवायरमेंटल एजुकेशन होगी। उन सबका मतलब एक उससे बीच से रिलेटेड क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कितना बेटर मैनेजमेंट हो सकता है, उसको लेके इसको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन इन इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग, मतलब जो इंडियन रेलवे स्टेशन है और सर्विस बिल्डिंग पे किस स्टेट के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन है, वो है राजस्थान के अंदर। ठीक है जी, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम 16 इंस्टॉल किए गए हैं वहाँ की बिल्डिंग्स पे। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि किस स्टेट ने इंटीग्रेट किया है, मतलब जो वहाँ की GDP है ना, उसको ग्रीन GDP के साथ मतलब कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है। मतलब एनवायरमेंटल जो वो डैमेज जो हम एनवायरमेंट को दे रहे हैं उसको भी एक तरीके से GDP कैलकुलेशन में इंक्लूड करना स्टार्ट किया है। वो किया है भाई पहली बार छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, ग्रीन GDP कहाँ से पहली बार किस कंट्री मतलब किस स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया है, वो किया छत्तीसगढ़ ने। अब कैसे किया है, ग्रीन GDP में क्या होगा कि जस्ट इकोनॉमिक आउटपुट को नहीं देखा जाएगा, बट इकोलॉजिकल जो
चेंजेस आ रहे हैं ना वैल्यू ऑफ फॉर, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी, वाटर, सॉइल कंजर्वेशन को लेकर उसकी वैल्यू को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। ये अलाइन कर रहा है इंटीग्रेटेड 2047 तक के डेवलप होने के गोल को। अब ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला देख लेते हैं। ग्रीन जीडीपी कंसेप्ट क्या है कि इसमें क्या कन्वेंशनल जीडीपी जो नॉमिनल जो अपना इकोनॉमिकल वाली जीडीपी होती है उसको एडजस्ट किया जाता है जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है। एनवायरमेंट की दो तरीके कॉस्ट है, एक तो नेचुरल रिसोर्स का डिप्लेशन कर रहे हैं हम, जैसे क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, नेचुरल गैसेज निकाल रहे हैं, और जो अपने रिसोर्सेज हैं लैंड लैंड लेबर जो भी जब यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब जैसे पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं, उन सब की वैल्यू जो होंगी उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ग्रीन जीडीपी आएगी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे और कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके ये फॉर्मूला आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फर्स्ट गौशाला इक्विप्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये कहाँ पे बनाया गया है? मतलब गौशाला के साथ ही कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाते हैं, जो गोबर वगैरह निकलेगा गौशाला से उसको कंप्रेस करके बायोगैस बना दिया जाएगा, जिसका किस टीम में इसका इनोग्रेशन किया गया है? ये किया गया है ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में किया गया है इसका। इससे क्या बनाई जाएगी? सीएनजी बनाई जाएगी, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज कर लिया जाएगा इसको, कंप्रेस बायोगैस को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक अल्टरनेट मिलेगा कंट्री को क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्यूल, और मैन्योर मिलेगा जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो दोनों तरीके से लैंड का भी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, और एनवायरमेंटल क्लीनिंग मतलब ट्रांसपोर्ट फ्यूल भी क्लीन फ्यूल की तरह यूज कर पाएंगे हम। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ मॉडल इंटीग्रेट किया गया है, और सतत जो इनिशिएटिव है उसके साथ अलाइन करता है। फर्स्ट जीरो फर्स्ट मतलब जो जू पहला कौन सा वो बना है जिसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है? ठीक है, ये बना है जी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जू है। जू कौन सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, उसको ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल सर्टिफिकेशन मिला है। अब ये ग्रीन बिल्डिंग मतलब जो उसकी किस बेसिस पे मिलता है? ये मिलता है कि जैसे वहाँ का डिजाइन होगा इको फ्रेंडली होगा, लैंडस्केप सस्टेनेबल होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, वाटर को सस्टेनेबली यूज किया जा रहा होगा, उन सबको लेके ये सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये पहला जू कौन बना है? हिमाचल प्रदेश के अंदर दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है बिहार के अंदर टाइगर रिजर्व बनने वाला, मतलब दूसरा टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है। उसकी दूसरे टाइगर रिजर्व का जो एनटीसी ने ग्रांट दे दिया है, तो उस दूसरे टाइगर रिजर्व का नाम पूछ रहा है भाई। तो दूसरे टाइगर रिजर्व का नाम है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे पहले कौन सा था? वाल्मीकि टाइगर टाइगर रिजर्व रिजर्व था। तो कैमूर दूसरा बना है, इससे पहले वाल्मीकि था। तो ये क्या है कि जो संख्या थी ना वाल्मीकि के अंदर, वो उसकी कैपेसिटी से बाहर निकल रही थी। कैपेसिटी 45 की थी, 54 हो गए थे। तो उसको डिस्पर्स करने के लिए इसको अप्रूवल दिया है कि कुछ लोगों को वहां पर रिलोकेट कर दिया जाएगा कैमूर के अंदर। और एक तरीके से जो जो ये टाइगर रिजर्व है ना बॉर्डर पे है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश, तो वहां पे इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा इन फोर्स के साथ, तो जिससे होगा टाइगर कॉरिडोर और जेनेटिक फ्लो को एनहेंस होगा, मतलब वहां पे मूव कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और एमपी के अंदर। और अप्रूवल कौन देता है टाइगर रिजर्व के लिए? एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एरिया देख लेते हैं कहाँ पे। देखो भाई, ये रहा अपना वाल्मीकि नेशनल पार्क, पहले तो था। ये यूपी वाला बॉर्डर है इसके साथ है, ठीक है। और ये अब कैमूर बना है, और ये नीचे की तरफ अपना आ जाएगा एमपी और झारखंड, ये सब ठीक है। तो इसमें फ्री फ्री मूवमेंट रिजीम बन जाएगी उसके अंदर। तो ये पहला ये था, अभी ये भी ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना है? किस कंट्री में इसका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हेडक्वार्टर बनाया गया है? ये बनाया गया है दिल्ली के अंदर। ठीक है जी, दिल्ली के अंदर बनाया गया है। अब इंडिया के साथ, इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ना, उसमें कितने हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है? अभी देखो, पहले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, अभी ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाला भी बना है, तो दो हो गए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहाँ था? गुरुग्राम के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के अंदर। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का दिल्ली में भी इनोग्रेट किया गया। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डायवर्सिटी हब आफ्टर नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो उसमें बटरफ्लाई डायवर्सिटी का लार्जेस्ट हब है वो। सेकंड लार्जेस्ट हब अभी कौन बना है? कौन सा नेशनल पार्क सेकंड लार्जेस्ट हब बना है बटरफ्लाई का लेके? ठीक है, वो बना है जी काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम के अंदर। दो ही मेन पॉइंट याद रखना है, लार्जेस्ट सब कौन है बटरफ्लाई का? अरुणाचल प्रदेश, ये नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और काजीरंगा सेकंड लार्जेस्ट बना है किस बटरफ्लाई का? मतलब बटरफ्लाई डायवर्सिटी को लेके। ठीक है, कितना डाइवर्स बटरफ्लाई की मतलब स्पीसीज वहां पे है। मैप में देख लेते हैं भाई, देखो नामदफा
यहाँ पे पड़ेगा, ये अरुणाचल प्रदेश वाला पूरा रीजन यहाँ पे पड़ेगा, और काजीरंगा अपना असम के अंदर है। ज्वाइंट पैनल फॉर चीता कंजर्वेशन के लिए किन दो स्टेट्स के बीच में बना है? ज्वाइंट पैनल इसलिए बनाया गया है 10 मेंबर का, ताकि वो चीता का मतलब जो चीता रिलोकेट किए गए थे ना, ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए थे इंडिया वाले, पहले कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे, फिर बाद में बात की जा रही है उनको और दूसरे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मतलब शिफ्ट करने की। उसके साथ साथ जो रणथंबोर नेशनल पार्क है ना राजस्थान के अंदर, उसके साथ भी मतलब उसके अंदर भी मतलब मूवमेंट फ्री रिजिम बनाने की एक बात की जा रही है। तो ये जॉइंट पैनल बना है एमपी और राजस्थान के बीच में, ठीक है। किसके बीच में? एमपी और राजस्थान के बीच में। 10 मेंबर का बना है, और इसका मेन पर्पज क्या है? जो कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को लेके, ठीक है। मैप में देख लेते हैं। देखो, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये कूनो नेशनल पार्क, और ये बात की जाएगी रणथंबोर तक का, ठीक है। इन तीनों जोन में ये फ्रीली घूम सकें ताकि टाइगर्स, ठीक है, उसके लिए इसको बात की जा रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, यूनेस्को ने 24 न्यू सुनामी रेडी विलेज इंडिया में अप्रूव किए हैं, रिकॉग्नाइज किया उनको, तो इसके साथ संख्या हो गई 26। मतलब दो पहले से ही थे सुनामी के लिए रेडी विलेजेज है। रिकॉग्निशन कौन देता है? यूनेस्को देता है, ठीक है। तो ये किस स्टेट के अंदर दिया है? ये दिया भाई उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उड़ीसा के अंदर दिया है। अब उड़ीसा के अंदर दो पहले से ही थे, 24 नए आए, मतलब उड़ीसा को ही मतलब वो स्टेट माना जा रहा है जो रेडी है सुनामी के लिए। रेडी कैसे है भाई? प्रिपेयर्डनेस प्लान बने हुए हैं, कम्युनिटी ड्रिल कराता रहता है, हजार्ड मैप है, एवेक्यूएशन प्लान है उनके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। मतलब जिस अगर सुनामी आता है तो किस तरीके से एवेक्यूएट किया जाएगा, हजार्ड के कहाँ किस किस जोन में हजार्ड आने के चांस है, इस तरीके से उनका प्रिपरेशन अच्छा है। तो यूनेस्को ने उनको नए 24 विलेज को सुनामी रेडी विलेज का रिकॉग्निशन दिया, दो पहले से थे, और ये स्टेट है उड़ीसा। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है रीसेंट एक्सपेंशन के बाद, मतलब नया एक उसका एरिया बढ़ा दिया गया है। तो कौन सा वो टाइगर रिजर्व है जो मतलब सेकंड नंबर पे आ गया है? वो आ गया भाई अपना सुंदरबन टाइगर रिजर्व। पहले नंबर पे कौन है? पहले 9th पे था, ठीक है। ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व ना पहले 9th नंबर पे था, तो अब डायरेक्टली इसका एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड बढ़ा दिया है, तो सेकंड नंबर पे आ गया है। और सबसे लार्जेस्ट कौन है? वो है ये अपना नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व का भी टोटल एरिया कितना होगा? 3600 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड। और ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का उसका 37 टू मतलब थोड़ा ही उससे ज्यादा है, 128 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, जो तेलंगाना के अंदर है। वो फर्स्ट नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे कौन है? गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ वाला। इंडिया का पहला CO2 टू मीथेनॉल, मीथेनॉल CH3OH, तो ये पायलट प्लांट लगाया गया है। तो कहाँ पे लगाया गया है? क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पुणे के अंदर लगाया गया है भाई। अब इसका पर्पज क्या है? मीथेनॉल। ये कंपनी थोड़ा देख लेते हैं किसके साथ प्लांट कहाँ पे लगाया है। थर्मेक्स लिमिटेड प्राइम प्राइम प्रीमिसेस में लगाया गया है ये IIT दिल्ली और थर्मेक्स जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके साथ मिलकर ये लगाया गया है, ठीक है। इसका पर्पज क्या है कि जो CO2 को कैप्चर करके, मतलब जो ये CO2 टू मीथेनॉल बनाएगा ना, ये CCU बेस्ड प्लांट होगा। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन इनिशिएटिव है, जिसके अंदर जो कार्बन को कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके मीथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये और किसी का तरह नहीं कर रहा है, डीकार्बोनाइज करना मतलब कैप्चर करके उसको यूटिलाइज कर लेना। और पंचामृत जो डिक्लेरेशन था COP26 के अंदर, उसके साथ एक अलाइन कर रहा है इंडिया। ओजोन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अब किस लिए मनाया जाता है? इसी दिन मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था ऑन सब्सटेंस दैट डेप्लीटेड ओजोन लेयर, उसको अडॉप्ट किया गया था 1987 में। तो ये भी एक स्टैटिक एमसीक्यू हो गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है। और ओजोन ओजोन डे का मनाया जाता है 16 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, फर्स्ट स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। ये कहाँ पे मतलब एस्टेब्लिश की गई? ये की गई वरुणा रिवर वाराणसी में। और ये वरुणा रिवर क्या है? गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। मतलब ऑन लाइव, मतलब ऑन साइट टेस्टिंग की जाएगी क्लीन रिवर को लेके। तो उससे रिलेटेड ये एक प्रोजेक्ट है, स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर के लिए वहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है। और इसमें कोलैबोरेट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, भाई रिवर से रिलेटेड जल शक्ति तो आएगी। IIT BHU जो बनारस में अवेलेबल है, और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क ने। ऑन फील्ड लिविंग लैब ऑन वरना फॉर रियल वर्ल्ड टेस्टिंग एंड इनोवेशन, टेस्टिंग की जाएगी और उसमें जो इनोवेशन किया जा सकता है उसको लेके फर्दर डिस्कशन किया जाएगा।
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब मनाया जाता है 5 जून को। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इंडिया ने जो दो दो नई रामसर साइट्स ऐड की थी, कीचन और मीनार वगैरह, ठीक है। इस दिन क्या किस लिए मनाया जाता है? इस दिन जो यूनाइटेड जनरल असेंबली ने ना स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बेसिस पे उसको बनाया जाता है। और इसका पर्पज क्या, अवेयरनेस और एक्शन, मतलब अवेयरनेस फैलाना एनवायरमेंट पॉल्यूशन को लेके, ठीक है। थीम क्या थी? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलेंस, होस्टेड बाय सऊदी अरबिया। और इसके अंदर जो नई रामसर इंडिया ने ऐड की थी वो किचन मीनार, ऑलरेडी उसको एमसीक्यू में आपको दे चुका हूँ। और ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग में, जो यूएन डिक्लेयर्ड ऑफ इकोसिस्टम है ना, वो 2021 से 2030 तक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड किया हुआ है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एमिटर है ना नाइट्रस ऑक्साइड का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर है चाइना, और उसके बाद आता है इंडिया, और उसके बाद यूएसए। चाइना कितना करता है? अराउंड अराउंड 16.7% ऑफ टोटल एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जो ह्यूमन जो रिलीज करता है नाइट्रस ऑक्साइड। इंडिया आता है सेकंड नंबर पर 10%, 10.9% के साथ, और जो यूएस आता है 5.7% के साथ। घर घर सोलर इनिशिएटिव जो टाटा पावर सोलर ने लॉन्च किया है, वो किस स्टेट में लॉन्च किया है? ये क्या यूपी के अंदर, मतलब घर घर मतलब छत पे सोलर पावर इंस्टॉल करेगा, बस और कुछ नहीं है, रूफटॉप सोलर पैनल। यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है टाटा ने, टाटा पावर ने। एशियाटिक लाइन है जो रिपोर्ट किया गया है, जो नेचुरली माइग्रेट कर दिया गया है गिर नेशनल पार्क से, किस रीजन में वो माइग्रेट कर गया खुद से, मतलब उसको गवर्नमेंट ने नहीं किया है, वो खुद से अपने आप माइग्रेट कर गया, वो गया बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, गुजरात के अंदर। और ये बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पड़ती है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये पड़ती है पोरबंदर जामनगर वाले रीजन में। मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये एशियाटिक लाइन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 2025 के अंदर टोटल स्ट्रेंथ है 891। ये भी आपको एक क्वेश्चन है, 100% आने के चांस है। टोटल स्ट्रेंथ एज पर 2025 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना स्ट्रेंथ है एसिटिक लाइंस का? वो 8891। अब बात कर लेते हैं इसके अपना जो स्टेटस है, आयुषिन स्टेटस है, वो अभी रिसेंटली रिवाइज किया गया है। पहले था इंडेंजर्ड, अभी रिसेंटली रिवाइज, क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, देखो रिवाइवल होता जा रहा है ना। 95 में इतना था, 2005 में इतना था, 2015 में और बढ़ा, 2025 में 300 और बढ़ गया, 350 का राउंड बढ़ गया, ठीक है। तो इसलिए जो पहले इंडेंजर्ड कैटेगरी में थे ना, अभी वर्नेबल में आ गए हैं, रिकवरी हो रही है इनकी, तो ये एक प्रोबेबल अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री टू लूज ऑल ऑफ इट ग्लेशियर, मतलब पहला मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा कंट्री वो बन रहा है जिसका सारा ग्लेशियर लॉस होने वाला है? वो होने वाला है वेनेजुएला, मतलब कोई ग्लेशियर बचेगा ही नहीं। जैसे याला ग्लेशियर नेपाल में था, वो रिट्रीट कर रहा था, मतलब वो खत्म होने वाला था, वेनिश होने वाला 2040 तक। तो उससे भी आगे बढ़ के वेनेजुएला पहला वो कंट्री बनने वाला है जिसका सारा का सारा ग्लेशियर खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। और वो लास्ट ग्लेशियर कौन सा है? वो ला कोरोना ग्लेशियर है, बस यही बचा हुआ है, ये भी लॉस्ट होने के बाद यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। मैप में कहाँ दिखाई देता है? ये अपना मैप ये रहा, वेनेजुएला साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है। अब कोलंबिया को लेकर भी कुछ क्वेश्चन है, उससे भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये रेटा क्यूबा ब्लैंको ग्लेशियर कोलंबिया का है, ट्रॉपिकल ग्लेशियर है वो भी रिट्रीट कर रहा है, ठीक है। इतना बचा हुआ है, तो ये कितने तक डिट्रीट कर जाएगा, इसको लेकर भी स्टडी की गई है। ये बनेगा 2055 तक, ठीक है। याला ग्लेशियर 2040 तक था। और वेनेजुएला सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और ये अपना कोलंबिया के अंदर रिटा क्यूबा ब्लैंको ग्लेशियर है ना, ये 2055 तक डिट्रीट कर जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब किस किस कंट्री में लोकेटेड है और कहाँ पे लोकेटेड है? ये ख्वाड़ा गुजरात के अंदर, जो कच्छ रीजन के अंदर पड़ता है, ठीक है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास। कैपेसिटी को लेके बात कर लेते हैं कि भाई इसकी प्लांट कैपेसिटी तो 30 गीगावाट है। और अदानी ग्रीन एनर्जी पावर इसको लीड कर रहा है, डेवलप कर रहा है। बट अभी कैपेसिटी कितनी है? 555 मेगावाट पे ही अभी चल रहा है करंट स्टेटस। टारगेट कितना है? 30 गीगावाट का। और ये डुअल, मतलब सोलर बेस्ड भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और विंड बेस्ड भी। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड। और जो इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको भी मीट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे लोकेट किया गया है, मतलब ये रिसर्च सेंटर जो बनाया गया है, स्टेब्लिश किया गया है, ये कहाँ पे? ये पटना बिहार में किया गया है, ठीक है। और गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में हम बात करें तो ये इंडेंजर कैटेगरी में आती है। और प्लेटेंसिटा गैंगेटिका इसको बोला जाता है साइंटिफिक नेम। उत्तर प्रदेश में टटर कंजर्वेशन का पहला रिजर्व कहाँ पे बन के आया है? ये बन गया है भाई सरजू रिवर, गोंडा के अंदर।
ठीक है। और ज्वाइंट एफर्ट है टटर सर्वाइवल अलायंस का और यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। मैप में देख लेते हैं सरजू रिवर कहाँ है। ये ट्रिब्यूटरी है गग्गर रिवर की। और ये काली शारदा सरयू, इसको ही सरजू बोलते हैं, ठीक है। और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कंट्री का पहला ऑफिशियल डिक्लेयर, मतलब किस कंट्री ने स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली, मतलब उनका एक सिंबल बन गया है ये किया अपना किर्गिस्तान ने। ये सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि स्नो लेपर्ड का आयुषन स्टेटस क्या है। वो है वनरेबल, ठीक है। किर्गिस्तान आप देखोगे तो ये सेंट्रल एशिया का मैप हो गया है। चाइना के लेफ्ट में किर्गिस्तान है। इंडिया का नेशनल सर्वे, मतलब रिसेंट लेटेस्ट सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लेपर्ड की पॉपुलेशन कितनी है और किस स्टेट के अंदर सबसे मैक्सिमम लेपर्ड रहते हैं। देखो, टोटल स्ट्रेंथ है 718। और लद्दाख के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। लद्दाख के बाद उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर अपना ये सिक्किम वगैरह, फिर लास्ट में अपना जम्मू एंड कश्मीर आता है, ठीक है। और लद्दाख के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी है 477। टोटल कितना है 718। आयुष स्टेटस क्या था, वन रिवर स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि डार्क स्काई पार्क बना है इंडिया का पहला, वो कहाँ पे बना है। लाइट पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए एस्ट्रोनॉमी में हेल्प करेगा। फर्स्ट टाइप ये डार्क स्काई पार्क बना है पेंच टाइगर रिजर्व में। अब देखो, पेंच टाइगर रिजर्व ना बॉर्डर पे है एमपी और महाराष्ट्र के। तो ये महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर स्टेब्लिश किया गया है। ये तो मैं अपना आपको दिखा देता हूँ। ये पेंच टाइगर रिजर्व ये रहा। जो ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है नीचे वाला, यहाँ पे इसको डार्क स्काई पार्क को स्टेब्लिश किया गया है। स्टार गेजिंग में होगा और टूरिज्म के साथ इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। इंडिया का वर्ल्ड फास्ट फर्स्ट सफारी डेडिकेटेड टू मेलेनिस्टिक ब्लैक टाइगर, ठीक है। ये ब्लैक टाइगर जिसपे स्ट्रिप्स टाइप ब्लैक स्टेब्लिश हो गई हैं, जो कहीं नहीं पाया जाता, बस एक ही स्टेट में पाया जाता है। तो वो कहाँ पे उसकी सफारी स्टेब्लिश, मतलब डेडी उसके लिए खोली गई है, वो है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। ये उड़ीसा के अंदर ही मिलता है, बड़ी रेयर स्पीसीज है। जैसे ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, इसको इसको बोलते हैं मेलेनिस्टिक ब्लैक टाइगर, ठीक है। रेयर जेनेटिक फेनोमेना है मेलेनिस्टिक रिस्ट्रिक्ट टू सिमली पार, और उड़ीसा में कहा सिमली पार टाइगर रिजर्व के अंदर बस। इस तरीके का दिखाई देता है, थोड़ा देख लेना। जो पहला टाइगर रिजर्व, मतलब फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है विद इन ए टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर रिजर्व के अंदर। और उसका नाम, टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, राजा जी टाइगर रिजर्व। तो उस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम पूछा, मतलब राजा जी टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है पहला इंडिया का। और वो उसके उसको बनाने में किस किस का हाथ है, ये जयधर गुप्ता एनवायरमेंटलिस्ट और विजय धस्माना ने मिलकर बनाया। ये फर्स्ट प्राइवेट है इंडिया का, ठीक है, टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व विद इन टाइगर रिजर्व। और उसका नाम क्या है, राजा जी रघाती बायोस्फीयर रिजर्व विद इन द राजा जी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड के अंदर। ये जयधर जी क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट है। और विजय धस्माना ये एक्सपर्ट है, जैसे अरावली बायोस्फीयर पार्क को लेके। इंडिया का पहला प्राइवेट इनिशिएटिव है, ठीक है। और मैप में आप देख ले उत्तराखंड का, ये राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पे पड़ता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के थोड़ा ऊपर। और गोविंद नेशनल पार्क ये हो गया, गंगोत्री हो गया, वैल्यूम नेशनल पार्क, नंदा देवी, ये थोड़ा ये भी देख लेना। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में भी ये पूछा जाता है कि नॉर्थ में कौन सा पड़ता है, वेस्ट में साउथ में कौन सा अरेंज करें, या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करें, उस तरीके से पूछा जाता है। इंडिया का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क, मतलब ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये नागपुर के अंदर लोकेटेड है। NH44 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास, मतलब ये रोड के हाईवे पे बनाया गया है अलोंग NH44, मतलब उसके नियर बाई एरिया में। तो इसको देखो, रोड पे है तो NHI तो होगी इसको स्टेब्लिश करने में, और सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने मिलकर बनाया है। और यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से देखा जाए तो ये जॉगिंग साइकिलिंग के लिए भी, और वाटर रिचार्ज पेड, सोलर पावर्ड यूटिलिटीज वगैरह, मतलब इंटीग्रेट कर दिया गया है। कंबाइन किया गया बायोडाइवर्सिटी को, कार्बन सिंक को और इको टूरिज्म को, नागपुर के अंदर स्टेब्लिश किया गया है। पंजाब का पहला डेडिकेटेड लेपर्ड सफारी, लेपर्ड के लिए सफारी बनाया गया, ये बनाया गया झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब झज्जर से उनके कोई सोचेगा हरियाणा का होगा, और ये सब उनके कंफ्यूज में होना, ये पंजाब के अंदर पड़ता है लेपर्ड सफारी, ठीक है। देखेंगे हम मैप के अंदर देखते हैं, तो ये झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नीलगिरी तहर बस कहाँ पे बनाई जाती है, एंडेमिक है वेस्टर्न, मतलब साउथ में वेस्टर्न घाट्स पे नीलगिरी तहर। तो इसका सेंसस हुआ 2025 में। उसकी ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब एंडेमिक है, इंडिया के अंदर ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती।
ठीक है। तो ग्लोबल पॉपुलेशन को लेकर बात हो रही है और इसके आयुषन स्टेटस को लेकर बात हो रही है। ठीक है। तो ग्लोबल पॉपुलेशन हो गई है भाई इसकी 2668 और इसका आयुषन स्टेटस है इंडेंजर्ड। ठीक है। ग्लोबल इस पे एम्फेसिस में डाल रहा हूँ, मतलब ये एंडेमिक है इंडिया में और वेस्टर्न घाट्स में। तो केरला और तमिलनाडु में इसका सेंसस हुआ था, संख्या निकल के आई 2668 और आयुषन स्टेटस इंडेंजर। और केरला में भी मेजर, मतलब सबसे ज्यादा दोनों स्टेट के अंदर केरला में ज्यादा पाई जाती है और मेजर पार्टीशन एरेविकुलम नेशनल पार्क का। और तमिलनाडु में 1303 है और उसमें मुखर्जी नेशनल पार्क का मेन पार्ट है। ठीक है। और रिसेंट जो 2006 ग्रोथ देखी गई है तमिलनाडु में ज्यादा देखी गई है, केरला में थोड़ा कम देखी गई है। आयुष स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके का कुछ दिखाई देता है और ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का और एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी, एक किस स्टेट के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर, उनकी एनिवर्सरी पे ये बनाई गई थी। ठीक है। और ये इसके बाद 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई है एमपी के अंदर। सागर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है इसको। प्रोजेक्ट चीता के अंदर कुछ अफ्रीकन चीताज को रिलोकेट कराया जा रहा है नेशनल पार्क से, कूनो नेशनल पार्क से, किस दूसरे में? दूसरा कौन सा ऑप्शन? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। पहला इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट रिवलेशन का, मतलब चीता रिवलेशन का टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसमें क्या गया था, पहला बैच नमीबिया से लाया गया था, दूसरा बैच साउथ अफ्रीका से लाया गया था, जिसमें टोटल ये थे 12 चीता साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, जो इसके अंदर 8 लाए गए थे। और आयुषन स्टेटस की बात करें, जब ये अफ्रीका के अंदर होगा तब इसका आयुषन स्टेटस क्या होगा? वनरेबल। लेकिन जब ये इंडिया जो, मतलब एशियाटिक चीता जो है ना, उसका आयुषन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एशियाटिक चीता का आयुषन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। पर जो अफ्रीकन चीता है वो वनरेबल है वहां पे। और ये क्यों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? क्योंकि 12 ही एशियाटिक चीता बचे हैं, वो 9 मेल 3 अफ्रीका, वो भी ईरान के अंदर। ठीक है। इसलिए इसका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और उसका वनरेबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आपके आने वाले यूपीपीएससी 2025 ऑन 12 ऑफ अक्टूबर। रिलेवेंट होंगे और मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है, अच्छे से बार बार रिवाइज करें और अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें। तो मैं इसी तरीके से आज मैंने जैसे एनवायरनमेंट खत्म किया, इससे पहले मैं 3 और टॉपिक्स को खत्म कर चुका हूँ। सॉरी, इंपॉर्टेंट इनोग्रेशन को लेकर, डिफेंस को लेकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेकर, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक था आज। कवर किया है इसको। इसी तरीके से और भी बाकी जो मतलब अपने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको मैं कवर करूंगा लास्ट 2 ईयर्स के, जो कि ओनली रेलेवेंट होंगे आपके आने वाले यूपीपीसीएस 2025 एग्जाम के लिए। बाकी और भी कोई इनको देख रहा तो उनसे भी रिलेटेड हो सकते हैं ये पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट, मतलब एक मैंने एक एमसीक्यू लिया तो उस एमसीक्यू के अंदर मल्टीपल वे से क्वेश्चन पढ़ सकता है, तो वो सब भी मैंने बीच बीच में एक्सप्लेन किया है। अच्छे से रिवाइज करना और डोंट, मतलब पर्टिकुलरली बस वीडियो देखने पर डिपेंडेंट मत रहना, बार बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। इसका मैं पीडीएफ लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड करें और अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। की पॉइंट्स को नोट डाउन करें एक पेन पेपर पे, ताकि आपको लास्ट डे बस वो पेपर पेन पेपर से अपना पॉइंट्स को नोट डाउन देखना पड़े और ज्यादा अपना ध्यान कहीं और भटकाएं कि इससे भी पढ़ लिया उससे भी पढ़ लिया, उस तरीके से नहीं करें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। और तो आज आज के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल।